हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने नए सेशन पे अमर ज्योति प्राइम पे। जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग राहुल, क्षितिज, कल्पना, रवि, प्रियेश, निखिल, इधर भी देख लेता हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग गजेंद्र, निहारिका। आप लोग के बैच में बच्चे कम ही रहते हैं, क्या हो गया? अभी तक ज्वाइन नहीं किए। गजेंद्र बोल रहे हैं, सर जी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट्स लाइव क्लास की कब तक मिल जाएगी? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट्स कल तक मिल जाएगी। ठीक है, कल तक आपको मिल जाएगी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक के नोट्स। ठीक है। अ वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक। सभी लोग जल्दी से ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग सोनू। जल्दी से बताइएगा सभी लोग, है ना? जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और हम लोग यहाँ पे जो हमारा पावर सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पावर सिस्टम एनालिसिस, वो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, है ना? चलिए, तो मैं क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट भी पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ मतलब बोल के डाउट पूछना तो हैंड रेज के ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। आपको बस करना क्या है, हैंड रेज प्रेस करिएगा तो यहाँ पे मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी। मैं उस रिक्वेस्ट को जैसे ही एक्सेप्ट करूंगा तो हम दोनों क्लास में ही आपस में बात कर पाएंगे। आपके डाउट को मैं डायरेक्टली अप्लाई कर आपका बता पाऊं कि आपका क्या डाउट वहां पे है, कैसे उसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको छोटा सा कंक्लूजन बताना चाहूंगा, जो कि मैंने कल की क्लास में दो न्यूमेरिकल कराए थे आपको, है ना? दो न्यूमेरिकल कराए थे। और दो न्यूमेरिकल कराने के बाद मैंने आपको छोटी सी चीज बताई थी कि हमने ये देखा था कि जो दोनों क्वेश्चन थे उन दोनों ही क्वेश्चन में न्यूट्रल से ग्राउंड के लिए कोई पाथ नहीं था। जो मैंने स्टार कनेक्शन का जो डायग्राम लिया था वहां कहीं पे भी न्यूट्रल से ग्राउंड के लिए पाथ नहीं था। और मैंने बताया था कि जब ऐसा केस आ गया, उस केस में हमारा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट मतलब आई ए नॉट जी तीनों में जीरो आ रहा था। तो एक हमने एक चीज समझ ली कि अगर हम स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग पे, स्टार कनेक्टेड सिस्टम पे हैं और हमारे पास न्यूट्रल से ग्राउंड के लिए कोई पाथ नहीं है, तो वहां पे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट करंट नहीं होगा। ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस होगा और निगेटिव सीक्वेंस होगा। और इसी का जो एप्लीकेशन है हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, आपके ट्रांसफॉर्मर के थ्री फेज कनेक्शन पे। जहां पे बोलते हैं ना कि कहाँ पे हमको साइनोसोडल ईएमएफ मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा, तो हम यही बात करते थे कि जहां पे हमने स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में ग्राउंडिंग नहीं करी है, हमने कुछ वहां पे सॉलिड ग्राउंडेड या रेजिस्टेंस ग्राउंडेड या रिएक्टेंस ग्राउंडिंग नहीं करी है, वहां पे हमको क्या नहीं मिल रहा था? साइनोसोडल ईएमएफ नहीं मिल रहा था ट्रांसफॉर्मर के केस में। तो हम यहाँ पे पावर सिस्टम को कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं किससे? आपके ट्रांसफॉर्मर टॉपिक से। बट कोई नहीं, अभी आप यहाँ पे सिर्फ एक कंक्लूजन नोट कर लीजिए, जो कि मैंने कल की क्लास में आपको कल करके बताया। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन आपके पास है यहाँ पे, अ जीरो सीक्वेंस करंट लिखिएगा। आ जीरो सीक्वेंस करंट, आ जीरो सीक्वेंस current will exist whenever neutral is connected to the ground. Whenever neutral is connected to the ground. जब कभी भी न्यूट्रल हमारा ग्राउंड से कनेक्ट होगा, उसी केस में हमारे पास ये करंट होगी। ठीक है, चलो इसी बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सभी लोग बताइएगा, है ना? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। एक छोटा सा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूं, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का।
ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है सभी लोग देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे डेटा दे रहा हूँ, आपको बोला जा रहा है कि भाई आपके पास यहाँ पे आई ए नॉट की वैल्यू है, रेंडमली मैं डेटा ले रहा हूँ कुछ यहाँ पे, देखिएगा आपको क्वेश्चन में दिया गया आई ए नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है, इसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास यहाँ पे 8 एट एन एंगल -30 डिग्री। आई ए वन जो कि आपका पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है वो आपको दिया हुआ है ऑलमोस्ट 11 एट एन एंगल -54 डिग्री। क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किया, ठीक है ना, आई ए टू मतलब कहीं पे आया हुआ क्वेश्चन नहीं है ये, मैंने खुद से फ्रेम किया। ये आपको दिया मान लीजिए 3 एट एन एंगल 20 डिग्री। तो ये आपके पास यहाँ पे आई ए नॉट, आई ए वन और आई ए टू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है आपके पास इनको रिप्रेजेंट करने वाला हमारा कम अपना फेजर डायग्राम क्या होगा, डायग्राम क्या होगा, ठीक है ना, ये जो सीक्वेंस करंट दी हुई है इसको रिप्रेजेंट करने वाले हमारे पास डायग्राम क्या होगा। देखना आप सभी लोग, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है ऐसा कुछ, दिस इज ऑप्शन ए। मतलब ऐसा 120 का डिफरेंस नहीं है ना, समझ जाइएगा, ऐसा दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी होंगे तो मैं वो नहीं बना रहा हूँ ना, तो कुछ रेजिस्टेंस वगैरह हो गए यहाँ पे, आप बना लीजिएगा ऐसा, ठीक है। और इनके बीच का एंगल कुछ दिया होगा, यहाँ पे मान लो दिया है 130 डिग्री, यहाँ पे दिया मान लो दिया आपका 50 डिग्री, यहाँ पे दिया बाकी एंगल जो भी है ना, मतलब एक बैलेंस सिस्टम नहीं है, अनबैलेंस सिस्टम ये हो गया। ऑप्शन बी है आपके पास ये कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल वगैरह दिया होगा, ये रेजिस्टेंस बने हैं यहाँ, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं और यहाँ पे कुछ एंगल भी दिया होगा क्वेश्चन में, लिया मान लिया आपके पास 90, यहाँ पे लिखा आपका 150, जो भी एंगल आपको लिखना हो, मतलब एक अनबैलेंस सिस्टम आपको समझ में आ रहा है ना आपका ये आपका आई मतलब आपका ए फेस है, बी फेस है और सी फेस है, ए बी सी, ठीक है। तो ये आपका दो ऑप्शन हो गए, सी ऑप्शन मैं आपके सामने और ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका सी ऑप्शन है और ये आपका डी ऑप्शन है। दिस इज योर डी ऑप्शन और यहाँ पे आपके पास न्यूट्रल से एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि हमारे पास जीरो सीक्वेंस करंट है, क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास जीरो सीक्वेंस करंट है, दैट मीन्स कि हमारे पास न्यूट्रल से कोई ना कोई पाथ होना चाहिए, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना, कि अगर हमारे पास जीरो सीक्वेंस करंट है दैट मीन्स कि न्यूट्रल से कोई ना कोई पाथ होगा ग्राउंड के लिए, ठीक है। चलिए ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, हमारे पास जो वाइंडिंग होती है ना वो स्टार कनेक्टेड भी होती है, डेल्टा भी होती है। तो हम लोग थोड़े देखते हैं कि अगर हमारी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है, ऐसा हम थोड़ा सा एज्यूम कर लें कि अगर हमारी वाइंडिंग क्या है, स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के लिए हमारा जो क्या बोलेंगे, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के लिए हमारा सीक्वेंस नेटवर्क कैसा होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा होगा, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा होगा और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसा होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग पुट करिएगा यहाँ पे सीक्वेंस नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, आप लोग हेडिंग पुट करिए, ये फर्स्ट पेज ही है ना, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है। चलिए आप लोग हेडिंग पुट करिएगा सीक्वेंस नेटवर्क कनेक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस नेटवर्क कंस्ट्रक्शन,
सीक्वेंस नेटवर्क कंस्ट्रक्शन फॉर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, फॉर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। अभी हम स्टार कनेक्शन की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग की। ठीक है, अगर हमारे पास एक स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है तो हम उसके लिए बात करने वाले कि सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा, पॉजिटिव कैसा बनेगा, निगेटिव कैसा बनेगा, जीरो सीक्वेंस क्या बनेगा, डिफरेंस क्या, और फिर वो डेल्टा में क्या डिफरेंस होगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग एज्यूम कर ली, सबको ध्यान समझिएगा, ये मैंने एक यहाँ पे स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग एज्यूम कर ली। ठीक है, दिस इज माय स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। ठीक है, इनके मैं नाम भी देता हूं, ये मेरे पास ए फेस होगा, ये बी फेस के लिए है, ये आपका सी फेस के लिए। ठीक है, ओके। अब इनमें करंट भी होगी, इनमें मैं करंट भी एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, ये आपका होता है बीच में न्यूट्रल, ये सबको पता है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या, मान लीजिए वी ए फेस का वोल्टेज है, ये आपका बी फेस का वोल्टेज है वी बी, और ये आपका सी फेस का वोल्टेज है वी सी। और यहाँ पे जो करंट है आपका दैट इज योर फेस ए करंट आई ए, है ना। इसमें जो करंट है वो आपकी करंट है आई बी, और इसमें जो करंट है वो मान लिया मैंने आपकी आई सी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ऐसा मैं अगर एज्यूम करूं कि जो वी ए है वो मेरा अनबैलेंस वोल्टेज है, ऐसा मैं एज्यूम करना चाहूं, अगर मैं ऐसा एज्यूम करना चाहूं कि जो वी ए है वो मेरा अनबैलेंस है, तो क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है कि ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा। वी ए को अगर बोलो कि एक अनबैलेंस वोल्टेज है, ठीक है ना, मतलब ये एक स्टेबल वोल्टेज नहीं है, ठीक है ना, प्योर नहीं है, तो क्या बोलूंगा किसी न किसी कॉम्बिनेशन होगा। जैसे एग्जांपल है जूस का, अगर आप जूस में देखो तो जूस में पानी भी मिक्स होता है और आपका क्या मिक्स होता है वहां पे, आपका नींबू भी मिक्स रहता है ना, और नमक भी मिक्स रहता है, तो तीन चीजों को मिक्स करके आपका जूस बनता है, शरबत बनता है, जो भी चीजें, तो वो जो शरबत है आपका इम्प्योर है, वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। वैसे जो वी है वो आपका इम्प्योर है, तो वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, किसका किसका, वी ए नॉट, वी ए वन और वी ए टू, मतलब जीरो सीक्वेंस वोल्टेज, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज और निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज। तो वहां ये इसी बेस पे मैं इस वी ए को तीन पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, है ना, उसी बेस पे मैं यहाँ पे वी ए को तीन पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, किसमें किसमें, जैसे हो जाएगा वी ए नॉट प्लस वी ए वन प्लस वी ए टू। सिमिलरली वीबी को मैं ब्रेक कर सकता हूं यहाँ पे, वीबी नॉट प्लस वीबी वन प्लस वीबी टू। सिमिलरली यहाँ पे वीसी को मैं ब्रेक कर सकता हूँ किसमें, वीसी नॉट प्लस वीसी वन प्लस वीसी टू। ठीक है, ओके। अच्छा एक काम करता हूं मैं, ये जो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है ना, यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्या लगा देता हूँ, ग्राउंडिंग लगाता हूँ इस टाइप का, चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बेटर तरीके से। तो मैंने यहाँ पे एक इंपिडेंस ले लिया और उसको मैंने ग्राउंड कर दिया। मैंने एक यहाँ पे जो इसका न्यूट्रल है स्टार वाइंडिंग का, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के न्यूट्रल को मैंने एक इंपिडेंस के साथ क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है, और उस इंपिडेंस की वैल्यू क्या है, जेड एन, मतलब इंपिडेंस ऑफ न्यूट्रल, जेड एन मतलब क्या, इंपिडेंस ऑफ न्यूट्रल। सिमिलरली जैसे मैंने वीए के लिए बोला, वैसे आईए करंट भी आपका वीए अगर आपका अनस्टेबल वोल्टेज या फिर आपका क्या बोलोगे, एक ऐसा वोल्टेज जो कि वीबी के साथ 120 का डिफरेंस नहीं बनाता, तो आप क्या बोलोगे, आईए भी वैसे ही होगा आपका। आईए को भी हम तीन पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इस आईए को भी हम लोग तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे, किसमें किसमें ब्रेक करेंगे, आई ए वन मतलब आई ए नॉट, आई ए नॉट प्लस आई ए वन प्लस आई ए टू। आई बी को भी हम तीन पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, कैसे, क्या क्या बन जाएगा आपके पास, ये आई बी नॉट आई बी वन प्लस आई बी टू। सिमिलरली आईसी को ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सी नॉट आई सी वन प्लस आई सी। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पे, ये मैंने आई ए आई बी आई सी तीनों को मैंने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है यहाँ पे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। ओके, अब समझिएगा क्या होने वाला है। एक चीज में और एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कौन सी फेज ए की वाइंडिंग, तो इस फेज ए वाइंडिंग के पॉजिटिव सीक्वेंस का अलग इंपेडेंस होगा
नेगेटिव सीक्वेंस का अलग इंपेडेंस होगा और जीरो सीक्वेंस के लिए अलग इंपेडेंस होगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा जो ए फेज है उसके पॉजिटिव साइड का जो इंपेडेंस होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस का जो इंपेडेंस होगा वो Z1 है। देखना याद रखना, हमेशा 1 वाला होता है पॉजिटिव, 2 वाला होता है निगेटिव और 0 वाला होता है जीरो सीक्वेंस। ये मैंने आपको ऑलरेडी कल क्लास में बताया। ए फेज का मान लीजिए यहाँ पे Z1, इसका है Z2, निगेटिव के लिए Z2 और इसका है Z1। मतलब ए फेज के 3 इंपेडेंस है, बी फेज के 3 इंपेडेंस है, सी फेज के 3 इंपेडेंस है। क्या क्या? Z1, Z2, Z0। ऐसा करके मतलब क्या बोला मैंने, हमारे तीनों वाइंडिंग के लिए, तीनों वाइंडिंग के लिए हमारे पास कितने इंपेडेंस है? 3 इंपेडेंस है, Z1, Z2, Z0। लिखना आप लोग यहाँ पे क्या बोला मैंने, फॉर ईच वाइंडिंग वी हैव 3 इंपेडेंसेस। हमारे पास जितनी भी वाइंडिंग है, फॉर ईच वाइंडिंग Z1 हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव सीक्वेंस का इंपेडेंस। Z2 हमारा हो जाएगा निगेटिव सीक्वेंस का इंपेडेंस और Z0 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और जो आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अगर देखो तो कौन सी करंट है? IA। यहाँ पे कौन सी करंट है? IB। यहाँ पे कौन सी करंट है आपकी? IC। और यहां से कौन सी करंट आपकी आ रही है? न्यूट्रल करंट, IN। तो अगर पूछूं मैं, अगर मैं इस नोड पे केसीएल लगा दूं, अगर मैं इस नोड पे केसीएल, तो क्या हो जाएगा? यहां से IN करंट आई, यहाँ पे IA करंट निकल गई, यहां से IB करंट निकल गई, यहां से IC करंट निकल गई। तो अगर पूछो न्यूट्रल करंट क्या होगा, तो न्यूट्रल करंट क्या होता है? हमेशा IA प्लस IB प्लस IC होगा, हाँ या ना? अगर मैं पूछूं न्यूट्रल करंट क्या होगा, क्या बोलोगे? न्यूट्रल करंट हमारा क्या होगा? IA प्लस IB प्लस IC होगा, है ना? पहले इतना नोट कर लो, नेक्स्ट पेज पे पहुंचे हम लोग। हमारा जो न्यूट्रल करंट होगा, इस फेस में अगर डायग्राम में देखें तो IN हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, IA इधर गया, IB इधर गया, IC इधर गया। तो हमारा जो न्यूट्रल करंट होगा दैट विल बी योर IA प्लस IB प्लस IC। वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ पे निहारिका ने बोला कितना होगा हमारा न्यूट्रल करंट? IN इक्वल्स टू IA प्लस IB प्लस IC। ठीक है, अब ये समझना, मुझे ये बताओ सभी लोग, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बात करने वाला, मतलब यहाँ पे आप ये चीज समझ गए जो मैं आपको बताने वाला हूं तो मजा ही आ जाएगा। देखो, मुझे ये बताओ कि ये IA1, ये IA1 पे ध्यान दो, ये IA1, IB1 और IC1, इन तीनों में कितने कितने डिग्री का फेज डिफरेंस था? 120, 120, 120 का फेज डिफरेंस था, हाँ या ना? इस IA1, IA2 और सॉरी IA1, IB1 और IC1, क्या क्या बोला मैंने? IA1 जो कि आपके फेस ए का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, IB1 जो कि आपका बी फेज के पॉजिटिव सीक्वेंस का करंट है, और IC1 सी फेज के पॉजिटिव सीक्वेंस का करंट है। इन तीनों के बीच में कितने कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है? 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, हाँ या ना? बिल्कुल पता हमको। तो इसका मतलब क्या? 120 फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि IA1 यहां तक आ रहा है, मतलब ये अगर ये 0 डिग्री पे IA1, समझना प्रॉपर्ली, यहां बता, नोट मत करिएगा अभी, नोट मत करिएगा। जैसे मैं अगर बनाता हूं, आपका ये IA1 है, यहाँ पे ये आपका IB1 है और ये आपका यहाँ पे IC1 है। इसका कितना आपका 0 डिग्री पे है, ये आपका 120 पे होगा, ये आपका 240 पे होगा। तो कहता है आप इसको ऐसा एज्यूम कर लो, आप इसको ऐसा एज्यूम कर लो कि हमारा अगर ये 0 डिग्री पे है, अब इसे क्या हो गया, थोड़ा सा रुक लो बेटा, डाउट के थोड़ा सा टाइम भी चाहिए रहेगा, है ना? पहले अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर डाउट पूछेगा, ठीक है? हाँ, तो आप इसको ऐसा जूम करिए कि जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री है मतलब कि ये 0 टाइम पे आ गया, उस टाइम पे दोनों चुपचाप बैठे हैं, है ना? ये मतलब IA1 करंट यहाँ पे आ गया, है ना? और ये दोनों चुपचाप बैठे हैं क्योंकि ये 120 मिनट्स के बाद आएगा, ऐसा एज्यूम कर लो, है ना? जैसे ये पहले आ चुका है, इसके 120 डिग्री के बाद ये आए, फिर उसके 120 के बाद ये आएगा। तो जैसे मेरा था कि ये 0 डिग्री पे आया, तो ये आपका करंट यहाँ पे आया, 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 यहाँ पे आया। मतलब इसके लिए पाथ अवेलेबल है कि नहीं है? IA1 के लिए पाथ अवेलेबल कहीं पे भी ट्रेवल करता है, क्योंकि जब ये है ना? आप ऐसा एज्यूम कर लो कि ये आपका घर है, ठीक है? आप ऐसा एज्यूम कर लो कि ये आपका घर है और आपके घर में 3 बच्चे हैं, A है, B है और C है।
जब ये है घर में और ये दोनों सो रहे हैं, है ना, तो आई वन तो कहीं भी जाता, अपने कमरे में भी है, यहां से भी निकल सकता है, वो यहां पे भी निकल सकता है, मतलब इसके पास पाथ अवेलेबल है। ठीक है। सिमिलरली आई बी वन जब यहाँ पे है तो ये दोनों सो रहे हैं, ये आराम से कहीं से भी पाथ अवेलेबल हमारे पास निकलने के लिए। वैसे आई सी वन के लिए पास कहीं से भी पाथ अवेलेबल है। ठीक है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आई ए वन प्लस आई बी वन प्लस आई सी वन का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से मेरे पास बैलेंस सिस्टम है। ठीक है ना, ये एक तरीके से मेरा क्या है, ये बैलेंस सिस्टम, इसका फेज सीक्वेंस एबीसी होता है। ठीक है। समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आ गई बात सर हमको। अभी समझिएगा, अब मैं दूसरी बात करता हूँ ना। अभी मैंने किसके लिए बताया था आपका, आई ए वन आई बी वन आई सी वन। अब मैं बात करता हूँ किसके लिए, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसके लिए, देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके लिए आपका, ये आपका है आई ए टू, इसमें का फेज सीक्वेंस क्या होता है, ए सी बी फेज सीक्वेंस होता है निगेटिव वाले का। तो ये आपका है आपका आई बी टू और ये आपका आई सी, तो ये आपका ए सी बी फेज सीक्वेंस हो गया। अब अगर आप इसमें देखो तो ऐसे अगेन वही बोलूंगा मैं, इसमें कितना 120 120 240 का फेज डिफरेंस है। तो जब 0 डिग्री है तो ये फ्री है ना, कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है, ये यहां से आके ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, ये आपका ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, क्योंकि दोनों सो रहे हैं ना। 120 के बाद आएंगे 240 के बाद आएगा, तब तक तो फ्री था, कहीं भी मूव कर सकता है। वैसे आई बी टू भी कहीं मूव कर सकता है, आई सी टू भी कहीं मूव कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस फेज के लिए हम बोल सकते हैं कि आई ए टू प्लस आई बी टू प्लस आई सी टू हमारा कितना होगा, 0, क्योंकि क्या है तरीके से ये हमारा एक बैलेंस सिस्टम है ना, हमारे पास एक तरह से बैलेंस सिस्टम है। लेकिन 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 अगर बात करूं कि मेरे पास 3 करंट है, कौन कौन सी करंट है, जैसे मान लो मैंने ऐसा इसका ऐसा बताया। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आई ए नॉट, यहाँ पे मान लीजिए इसका है आई पी नॉट और यहाँ पे आपका आई सी नॉट। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, ये कोफेजल नेचर के होते हैं, मतलब ये भी 0 डिग्री पे है, ये भी 0 डिग्री पे, ये भी 0 डिग्री पे। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, जब ये करंट यहाँ पे आया ना तो उस टाइम पे इधर नहीं जा सकता, ये इधर नहीं जा सकता, क्यों, ये भी बैठा है ना। भाई बोलेगा तू मेरे घर में क्यों आ रहा है, मेरे कमरे में क्यों आ रहा है, 3 संतानें हैं, 3 संतान है ना, तीनों जग रहे हैं, है ना, तो सब अपने अपने रूम में रहेंगे ना, एक दूसरे रूम में नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों सब तीनों तीनों जग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलें कि जो न्यूट्रल करंट हमारे पास होगी, वहां पे कितनी करंट जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 3 IA0, क्योंकि ये तीनों वैल्यू बराबर होती है, मतलब कितना हो जाएगा इधर पे करंट, IA0 प्लस IB0 प्लस IC0, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 3IA0। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, सब कुछ प्रॉपर्ली समझिएगा यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर मैं इस आई ए को ब्रेक करूं तो क्या बन जाएगा, आई ए ब्रेक होने पे, आई ए मेरा ब्रेक होने पे बन जाएगा आई ए नॉट प्लस आई ए वन प्लस आई ए टू। ठीक है। आई बी किस में ब्रेक हो जाएगा, आई बी नॉट प्लस आई बी वन प्लस आई बी टू प्लस आई सी किस में ब्रेक हो जाएगा, तो आई सी नॉट प्लस आई सी वन प्लस आई सी टू। अगर मैं इसको और अच्छे सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैंने अभी बताया आपको क्या, कि आई ए वन प्लस आई बी वन प्लस आई सी वन, इन तीनों का जो समेशन वो क्या होगा, वो 0 होगा। प्लस एक चीज और बोल सकते हैं, आई ए टू प्लस आई बी टू प्लस आई सी, इनका समेशन भी कितना होगा, 0 होगा। प्लस क्या बचेगा हमारे पास, आई ए नॉट आई बी नॉट प्लस आई सी नॉट। तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 0, ये वाली वैल्यू कितनी होती है, पूरी 0। तो बचेगा हमारे पास क्या, आई एन इक्वल्स टू, जो हमारी न्यूट्रल करंट होगी वो हमारी कितनी करंट होगी, दैट इज इक्वल्स टू 3IA, क्योंकि ये तीनों वैल्यू बराबर होती है ना, मैंने पहले ही बताया था आपको, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रल करंट, 3IA0। ठीक है, समझ में आया, चलिए ओके। अब ये समझिएगा कि अगर मैं न्यूट्रल का वोल्टेज निकालना चाहूं, देखो यहाँ का ये आपका ग्राउंड है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होता है, 0, यहाँ का वोल्टेज होता है 0। मैंने आई एन निकाल लिया, तो क्या मैं न्यूट्रल वोल्टेज निकाल सकता, क्या बिल्कुल सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू केसीएल। कैसे, आई एन इक्वल कितना हो जाएगा, 0 माइनस वी एन अपॉन जेड एन, है ना। अगर यहाँ पे आप केसीएल लगा दो क्या हो जाएगा, 0 हायर पोटेंशियल में 0, क्योंकि करंट यहाँ से जा रही है ना, आई एन ग्राउंड से जा रही है, तो 0 माइनस वी एन डिवाइड बाय जेड एन। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, न्यूट्रल वोल्टेज के बारे में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं,
अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल वोल्टेज के बारे में बात करूं तो क्या होगा वो, न्यूट्रल वोल्टेज हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, दैट विल बी 0 माइनस वी एन अपॉन जेड एन इक्वल्स टू आई एन। तो यहां से मेरे पास वी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई एन की वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा -3 IA0। हेलो, हाँ दीक्षा अभी मैं क्लास में आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर से। तो ये हो जाएगा -3 IA0 जेड एन। तो ये आपके पास आ जाएगा किसकी वैल्यू, वी एन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये भी आपको बता दिया कि आपका न्यूट्रल वोल्टेज कितना होगा, न्यूट्रल करंट कितना। अब बात करते हैं हम लोग कि ये तो हमने एक बेसिक एनालिसिस कर लिया। अब मैं बात करता हूं कि जो ये मेरे पास स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग थी उसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा, है ना। उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा वो हमको समझना है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बात बताओ, इसके 2 मिनट पहले जब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था, पॉजिटिव सीक्वेंस का डायग्राम बना के बताया था मैंने, उस टाइम पे जब मैं अपनी IA1 करंट को लेके आ रहा था, तो क्या IA1 करंट बी वाले फेज से इंटरवल का जा रही थी ना, तो क्या वो न्यूट्रल तरफ गई थी करंट, क्या वो करंट न्यूट्रल पे गई थी, क्या नहीं गई थी। निगेटिव सीक्वेंस का जो डायग्राम बनाया था मैंने IA2 IB2 IC2 वाला, तो वहां पे IA2 करंट को मैं न्यूट्रल लेके गया था क्या, नहीं, उसको दूसरे फेज में लेके चला गया। लेकिन जब मैं तीनों मतलब आपका जीरो सीक्वेंस लेके आया, उसको मैं न्यूट्रल में लेके आया। तो इस चीज से हम एक छोटा सा एनालिसिस लगा सकते हैं, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, या अपन एजम्पशन बना बैठा सकते हैं कि हमारे पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में जेडन का इफेक्ट नहीं होगा, न्यूट्रल का इफेक्ट नहीं होगा। हमारा जो आपका निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होगा, ये डायग्राम होगा, उसमें हमारा जेडन का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम जीरो सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे उस केस में हमारा जेडन का इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने डायग्राम बना के अभी आपको दिखाया भी था, जब IA0 IB0 IC0 थे तो वो करंट कहां जा रही थी, न्यूट्रल से जा रही थी। लेकिन जो IA1 करंट थी वो न्यूट्रल से होकर नहीं जा रही। ठीक है, तो लिखना आप लोग यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसका, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा मेरा, मेरे पास यहाँ पे घबराइएगा नहीं, इसको मैं पूरा लास्ट में समराइज करूंगा ना, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना एक बार आपको समझा रहा हूँ मैं। लास्ट में 2 घंटे में जब पूरे मेरे सीक्वेंस नेटवर्क हो जाएंगे ना ये, उसको मैं 2 घंटे में ऐसा समराइज करूंगी सारी चीज आपको याद हो जाएगी। बट अभी आपको रीजन पता होना ज्यादा जरूरी है ना। याद करवाने की बात हो तो मैं 2 घंटे में याद करवा दूं पूरा, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने की बात है, कि आप तो मैं करा ही दूंगा, फिर उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये मैंने बना दिया आपका पॉजिटिव सीक्वेंस का नेटवर्क, किसके लिए, अपनी वाइंडिंग के लिए। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस का वोल्टेज क्या था, VA1। पॉजिटिव सीक्वेंस की करंट क्या थी आपकी, IA1। और पॉजिटिव सीक्वेंस का नो इंपेडेंस था वो क्या था, Z। तो ये मेरे पास बन गया पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो अगर पूछूं मैं यहां से कि VA1 की वैल्यू कितनी होगी तो क्या बोलोगे, VA1 की वैल्यू हो जाएगी -IA1Z1। ये हो जाएगा आपके पास क्या, VA1 की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया, ओके। अगर बात करूं मैं निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में, तो उसमें क्या होगा डायग्राम, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए अगर हम बात करें तो सेम ऐसा ही होगा, क्योंकि जेडन का इफेक्ट उसमें आना नहीं है। तो निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क हमारे पास कैसा होगा, एक मिनट रुकिएगा। हेलो, हाँ जी जी, हेलो। रिजर्वेशन कल होगा तत्काल में, आज नहीं हो रहा उसका, कल होगा। हाँ, कहाँ नहीं गया ना आज, कहाँ गए हैं। हाँ कल होगी टिकट, 28 का है। तो 27 को स्टार्ट होगी, मतलब 28 को ट्रेन स्टार्ट होगी। हाँ हाँ,
हाँ शायद से वही ट्रेन है 28 को। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो हम लोग कहाँ पे थे, आपका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क पे थे। ये आपका था यहाँ पे क्या, निगेटिव सीक्वेंस में क्या होगा, इंपेडेंस आपका Z2, इसमें करंट होगी आपकी IA2, और यहाँ पे आपका जो इंपेडेंस होगा दैट विल बी प्लस माइनस VA2। अगर आप यहाँ पे केवीएल लगाओगे तो VA2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस IA2Z2। तो ये हो गया आपका निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, जीरो सीक्वेंस, जो कि आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना है, ठीक है ना। अब आपको समझना है यहाँ पे कि आपका जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है वो कैसा बनेगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए यहाँ पे होने वाला है। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, घबराना नहीं है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। क्या आसान है, देखना। सबसे पहले तो आपको पता है जीरो सीक्वेंस का इंपेडेंस कितना है आपका, जीरो सीक्वेंस का जो इंपेडेंस है Z0, वो तो रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, वो तो रहेगा ही, Z0 होगा। अब बात आती है Zn की, लेकिन Zn की बात समझना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे Vn क्या था, अगर इसमें तो क्या है माइनस IA1Z1, यहाँ पे तो क्या है IA0Zn। अगर मैं देखूं तो ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा क्या, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, थोड़ा सिमिलरिटी देखने की कोशिश करूं, तो किससे मैच हो रहा है आपका, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो याद रखना कि हमारे पास यहाँ पे जो इम्पिडेंस आएगा Zn वाला, वो तो आएगा जीरो सीक्वेंस में, है ना। जीरो सीक्वेंस का इम्पिडेंस तो आएगा, मतलब आपका Zn तो आएगा यहाँ पे, लेकिन कितना Zn आएगा आपके पास यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 3 Zn। याद रख लो, इसका छोटा सा डेरिवेशन और होता है, वो मैंने ऑलमोस्ट स्किप ही किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ सब, ठीक है। इतना तो आई थिंक याद कर लोगे आप लोग, ठीक है। हो गया आपका जीरो सीक्वेंस का इम्पिडेंस, ठीक है। ये आपको हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्लस माइनस VA0, और VA0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VA0 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें करंट कितनी है आपकी IA0, तो ये आपका हो जाएगा माइनस Z0, मतलब माइनस IA0 Z0 माइनस 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 3IA0 Z0 माइनस 3IA0 ZN, जितना कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया इतना आप लोगों ने, सभी लोगों ने नोट कर लीजिए। फिर अभी मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा। अब आप लोग तो सब चीजें याद हो गई होंगी और आप लोग सही कर भी पाओगे, देखते हैं, पर इतना नोट कर लो, है ना। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जो पावर सिस्टम एनालिसिस का जो पार्ट है ना, वो लगभग आपका 12 से 13 का, ऐसा लगे कि सर कौन सी दुनिया में आ गया सर, अब इतना आसान आसान चल रहा है, कहाँ पे कैलकुलेशन लेके आ गया। लेकिन ये 10 से 12 जो क्लासेस हैं, मतलब 8 क्लास तो हो चुकी हैं, 4-5 क्लासेस और हैं। इतना पढ़ने के बाद आपको पावर सिस्टम की जो मेन डेप्थ होती है वो समझ जाओगे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की गहराई को समझ सकते हैं, तो आप अगर मतलब होता ना कि अगर आप किसी भी तालाब की गहराई को जानते हैं तो आप डूबेंगे नहीं, है ना। समझ में आई बात। चलिए, 3 Zn क्यों लिया है, ये क्वेश्चन बन रहा है। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैंने डेरिवेशन तो स्किप किया, है ना। देखो, आप ये देखो कि ये Vn है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है Vn इक्वल टू कितना, माइनस 3IA0 ये मैंने ड्राइव के सामने किया था आपके सामने, है ना। तो ये आपका एक्चुअली न्यूट्रल, यहाँ पे ये आपका क्या था, न्यूट्रल था। अगर डायग्राम देखो तो ये न्यूट्रल था, ऊपर Z0, नीचे क्या आपके पास यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे Z0 है, नीचे क्या Zn है ना। तो क्या है, ये आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऊपर Z0, नीचे क्या Zn है। तो Vn को अगर मुझे बना तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 3IA0 Zn बनाना मुझे, Vn इक्वल टू, तो कैसे बनेगा, Vn इक्वल टू बनाने के लिए यहाँ पे IA0 तो करंट आ ही रही है, तो Vn कैसे होगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे करने के लिए आपको यहाँ पे केवल लगाने कैसा करना पड़ेगा 3Zn, क्योंकि करंट तो कितनी IA0 है। अगर यहाँ पे सिर्फ Zn ले लोगे तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, Vn इक्वल टू माइनस IA0 Zn, 3 तो गायब हो जाएगा,
तो 3 को मुझे डायग्राम में मॉडल करना है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखे आया। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा घुमा के आंसर दिया मैंने, एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर में डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि सर मुझे अब क्या करना है, सीक्वेंस नेटवर्क डायग्राम बनाना है स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग का, बट वो होगा मेरे पास क्या, सॉलिडली ग्राउंडेड, है ना। मुझे ये देखना है कि मेरी वाइंडिंग अगर सॉलिडली ग्राउंडेड है तो उसका मैं सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूं आपको क्या, हेडिंग डाल लीजिएगा, सीक्वेंस नेटवर्क फॉर सीक्वेंस नेटवर्क फॉर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। अगेन कैसी वाइंडिंग है पास, यहाँ पे स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग फिर से ले ली मैंने। इसके पहले भी मैंने स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग ली थी, बट वो एक इंपिडेंस और ग्राउंडेड था, लेकिन अब मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग विथ सॉलिडली ग्राउंडेड, मतलब एक सीधी डंडी से हमने जोड़ दिया उसको, विथ सॉलिडली ग्राउंडेड। इसका हम लोग सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाए, देखना सभी लोग बड़े आराम से। आपका डायग्राम क्या बोलना चाह रहा है कि आपको स्टार कनेक्टेड का वाइंडिंग का बना, तो स्टार मैंने वाइंडिंग ले ली, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टार वाइंडिंग ले ली। 3 फेस होंगे, ए बी सी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक, ऐसा। और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया आपके सामने क्या, यहाँ पे इनके वोल्टेज भी दिए होंगे, वी ए, वी बी और वी सी। करंट भी दी होगी, आई ए, आई बी, आई सी। ठीक है, और आपको इस वाइंडिंग के 3 इंपिडेंस होते हैं ना, पॉजिटिव सीक्वेंस Z1, और नेगेटिव का होगा आपका Z2, जीरो सीक्वेंस का होगा Z1, वो भी दिया है। ठीक है, और आपको इसको डायरेक्टली ग्राउंडेड किया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, इसको हमको डायरेक्टली ग्राउंडेड किया गया, सॉलिडली, और इसको बोलते हैं सॉलिडली ग्राउंडेड, हम इसको बोलते हैं। तो अगर मुझे इसका क्या बनाना है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, तो कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसी में यहाँ पे 3 डायग्राम बना देता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मैंने यहाँ पे चेंज किया, किसमें चेंज किया, मैंने यहाँ पे जो चेंज किया वो किसमें किया, ग्राउंडिंग में चेंज किया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा पिछले वाले कॉन्सेप्ट से कि सर स्टार वाइंडिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में हमारे ग्राउंड का कोई इफेक्ट था ही नहीं, तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा, क्या जो पहले था वैसा नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल सेम टू सेम, तो वैसे ही बनेगा। हमारा जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क वो कैसा बनेगा, यहाँ पे वो सेम। कैसे देखिएगा, ये हमारा बन गया क्या, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अब बना के दिखाता हूँ आपको, दिस इज सेम, है ना, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था वैसे। यहाँ पे हो जाएगा क्या, Z1, यहाँ पे हो जाएगी आपकी IA1, यहाँ पे हो जाएगा आपका VA1, और VA1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -IA1Z1। ठीक है, सेम बन गया, मैंने फटाक से बना दिया। नेगेटिव सीक्वेंस की बात करें, कुछ चेंज होगा, बिल्कुल भी 1% भी चेंज नहीं होगा। 1% भी चेंज होगा, सेम टू सेम डायग्राम बना, क्योंकि हमारे पास इसका जीरो सीक्वेंस से इफेक्ट पड़ेगा और पॉजिटिव नेगेटिव में डायग्राम में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये अगेन वैसे ही, ये हो जाएगा Z2, ये हो जाएगा IA2, ये हो जाएगा आपके पास VA2, प्लस माइनस प्लस, तो VA2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, -IA2Z। बात करते हैं जीरो सीक्वेंस जिसमें चेंजेस होने वाले हैं। एक मिनट में साइड में हो जाता हूँ, जस्ट सेकेंड, मैं भूल जाता हूँ साइड में होना है यार। अब मैं साइड में हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, -IA2Z2, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं यहाँ पे जीरो सीक्वेंस की। जीरो सीक्वेंस, ये बताओ क्या होगा, मेन चैलेंज तो ये,
मेन चैलेंज तो यही है, इसको जज करना। तो ये कैसे होगा, ये होगा कैसे, देखना सभी लोग। मेरे पास ये वाला डायग्राम देख लो फिर से। क्या था यहाँ पे, जेड नॉट था, जेड नॉट रहेगा। जहां पे 3 जेड है तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0। सॉलिडिटी ग्राउंड मतलब क्या होता है, सॉलिडिटी ग्राउंड मतलब होता है कि जेड की वैल्यू कितनी मान ली आपने, 0। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट यहाँ पे नीचे। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ। ये हो गया आपका क्या, जेड नॉट। ठीक है, और जहां पे 3 जेड था वो क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास करंट क्या थी, आपके पास आई ए नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, प्लस माइनस वी ए नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस आई ए नॉट जेड। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस नेटवर्क फॉर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग विथ सॉलिडली ग्राउंडेड। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। चलिए, अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं फिर से सीक्वेंस नेटवर्क बनाता हूं, मैं फिर से सीक्वेंस नेटवर्क बना रहा हूं किसका, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग का। मैं फिर से सीक्वेंस नेटवर्क बनाने वाला हूं किसका, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग विथ आइसोलेटेड न्यूट्रल। मतलब कि इस बार मैं क्या करूंगा, न्यूट्रल को ग्राउंड से जोड़ूंगा ही। समझ में आया क्या बोलने वाला हूं मैं एक और लेने वाला हूं यहाँ पे सीक्वेंस नेटवर्क बनाऊंगा किसका, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग का फिर से बनाने वाला हूं, जहां मैं सॉलिड ग्राउंड नहीं करूंगा। इस बार क्या करूंगा मैं, आइसोलेटेड न्यूट्रल, मतलब कि न्यूट्रल को मैं ओपन कर दूंगा वहां पे। तो क्या होगा देखना, समझना सभी लोग ना। तो आप लोग हेडिंग डालना यहाँ पे, सीक्वेंस नेटवर्क फॉर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। अगेन, स्टार connected winding with isolated neutral, with isolated neutral। ठीक है, चलो अब इसका करके देखते हैं। मतलब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, डायग्राम की बात। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके। देखिए, यहाँ पे इम्पिडेंस मान लीजिए मैं कितना है इनका, ए बी सी, ए बी सी, वी ए वी बी, दिस इज वी सी। करंट है आई ए, आई बी एंड आई सी। इस बार यहाँ पे मेरे पास क्या था, न्यूट्रल था। तो इस बार मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पे, सॉलिडली ग्राउंड, मतलब इसका आइसोलेटेड न्यूट्रल। मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओपन सर्किट क्रिएट कर। ठीक है, जब यहाँ से आइसोलेटेड कर दिया मैंने, तो बताओ मुझे क्या क्या यहाँ पे जियो सीक्वेंस करंट फ्लो हो पाएगी क्या, यहाँ पे जो आई और करंट नीचे आ पाएगी, यहाँ पे हो जाएगा ओपन सर्किट क्रिएट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओपन सर्किट क्रिएट। याद आया आपको कुछ, अब लिंक करो ट्रांसफॉर्मर से कि सर हाँ आपने बताया तो था कि ट्रांसफॉर्मर में अगर हमको साइनसॉइड ईएमएफ चाहिए तो वहां पे थर्ड हार्मोनिक करंट होनी चाहिए, मतलब को फेजर नेचर करंट होना चाहिए, मतलब आईओ नॉट होना चाहिए। तो अगर आईओ नॉट होना है तो उसमें हमको वहां पे कुछ ग्राउंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ती थी, है ना। अगर आप वहां पे ग्राउंडिंग क्रिएट नहीं करते थे तो वहां पे आईओ नॉट करंट जीरो हो जाएगी। अगर यहाँ पे ओपन सर्किट क्रिएट हो जाएगा तो आईओ नॉट जीरो हो जाएगा, और जब आईओ नॉट जीरो हो जाएगा तो आपके ट्रांसफॉर्म में थर्ड हार्मोनिक करंट होगी नहीं, और थर्ड हार्मोनिक करंट नहीं होगी तो उस टाइप पे आपका जो ईएमएफ का जनरेशन होगा वो प्योर ट्रांसिडल नहीं होगा। ठीक है, चलिए। ट्रांसफॉर्म में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के पावर सिस्टम का टॉपिक पढ़ा ही नहीं आपने, है ना। इवन आपने क्या, किसी ने नहीं पढ़ा, और ना किसी को पढ़ाता है ना, बस बोलते याद कर लो। ठीक है, चलो। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे, एक सेकंड। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या इसमें पॉजिटिव और निगेटिव में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पॉजिटिव में पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या होगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लेता हूँ नो चेंज। तो समझ जाइएगा आप लोग, है ना। समझ जाइए कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, नो चेंज। भाई सेम टू सेम रहेगा, डायग्राम बना लेना, कॉपी कर लेना, जो पहले था वो वैसे ही है।
नो चेंज। नेगेटिव सीक्वेंस में कोई चेंज होगा क्या? नेगेटिव सीक्वेंस में कुछ होगा क्या? तो नेगेटिव सीक्वेंस में भी कुछ क्या होगा? नो चेंज। सेम कहानी जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वो सेम कहानी यहाँ पे भी रहेगी, नो चेंज। जो चेंज आने वाला है वो आने वाला आपके जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में क्या होगा? जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसा होगा डायग्राम देखिएगा सभी लोग। यहाँ पे मेरे पास पहले क्या था? जेड नॉट एक, तो यहाँ पे जेड नॉट तो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया जेड नॉट। यहाँ पे था आपका न्यूट्रल, और न्यूट्रल के जस्ट नीचे हो जाएगा यहाँ पे आपका ओपन सर्किट। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये आई ए नॉट करंट था, ये आपका हो जाएगा आपका क्या? वी एन कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो। वी एन क्यों हो जाएगा जीरो? क्योंकि आपका आई ए नॉट करंट जीरो, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट क्रिएट हो गया है ना। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रल का वोल्टेज होगा वी ए नॉट, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? अगर मान लो यहाँ का वोल्टेज क्या वी एन है, तो वी ए नॉट कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? माइनस वी एन। ऐसा अगर मान लिया मैंने कि यहाँ का वोल्टेज क्या वी एन है, न्यूट्रल का जो वोल्टेज है इतना आपका हो जाए। अगर न्यूट्रल वोल्टेज जीरो है तो आपका जीरो हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग की कहानी तो खत्म कर दी। अच्छा, निहारिका कुछ बोल रहे हैं, पीक की नेचर का हो जाता है फिर, है ना सर? हाँ बिल्कुल, पीक की नेचर का हो जाता है, पीक की वेव आ जाती है आपकी अगर वहां पे थर्ड हार्मोनिक करंट अपसेंट रहेगी तो। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में? आपका स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग लेनी पड़े तो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस नेटवर्क हम कैसे ड्रॉ करेंगे, किसके लिए? डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग के लिए। ठीक है, हम लोग बात करते हैं डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग के लिए हमारे पास सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा। हेडिंग डालिएगा, सीक्वेंस नेटवर्क फॉर डेल्टा वाइंडिंग, डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग। देखिए आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, सीक्वेंस नेटवर्क फॉर डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग। ठीक है, तो हम डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग के लिए सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाएंगे वो हम लोग समझ नहीं पाए प्रॉपरली। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ डेल्टा बना देता हूँ कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन ये होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डेल्टा बनाता हूँ। ये हो गया मेरे तीन फेस, कौन कौन से बना देता हूँ यहाँ पे मैं। ये मान लो ए फेस है, ठीक है, ये मान लो मेरा बी फेस है, एंड दिस इज माय सीक्वेंस। देखता हूँ यहाँ पे ए बी एंड सी। यहाँ का आपका क्या है? ए, ये आपका है मान लीजिए बी, ये आपका यहाँ पे सी। इनका वोल्टेज मान लो यहाँ पे क्या है? वी ए वी बी वी सी। ठीक है, और इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट है ना, ये वाली जो करंट है, इसमें मान लेता हूँ कौन सी करंट है आपकी? आपकी आई ए फेस करंट है। ये आपका क्या है? तो फेस होता है, समझना, ये होता है फेस, ये है फेस, ये है फेस, ये है आपका लाइन, ये है लाइन, ये है लाइन। स्टार डेल्टा फेस और लाइन तो आपको समझ में आता होगा ना। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? फेस ए में करंट है मान लीजिए क्या? आई ए। ठीक है, यहाँ पे जो करंट है मान लीजिए मेरी करंट कितनी है आपकी? आई बी। ठीक है, और इसमें जो करंट है आपकी वो मान लेता हूँ मैं कितनी करंट है आपकी? आई सी। फेस सी में थी करंट होगी आई सी। तो अगर देखो इस पॉइंट पे आके देखो, यहाँ पे कितनी करंट आ रही है? आई ए। कितनी निकल गई यहाँ से? आई सी।
तो यहाँ कितनी करंट जाएगी कोई बता सकता है? तो यहाँ पे जो करंट आपकी जाएगी दैट विल बी योर लाइन करंट ऑफ आई एल ए, मतलब ए फेज का लाइन करंट है आई एल ए। आई एल ए मतलब क्या? लाइन करंट। और आई एल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई ए माइनस आई सी। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। सिमिलरली देखो, अगर मैं यहाँ पे बात बोलूं तो ये आपका बी फेस है, तो बी फेस की लाइन करंट क्या है? आई एल बी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इसकी वैल्यू देखें तो यहां से आपका आई बी करंट आ रहा, वो आई ए निकल गया तो कितना हो जाएगा? आई बी माइनस आई ए। इसमें देखो, तो इसमें जो करंट होगी सी फेस है, तो सी फेस की लाइन करंट आई एल सी इक्वल कितना हो जाएगा? यहां से आई सी करंट आ रही है, इसमें से आई बी निकल गई, कितना हो जाएगा? आई सी माइनस आई बी। सिर्फ कैसे लगाया मैंने, ओके, ये हो गया। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि ये आई ए करंट के बारे में कुछ आपको पता है कि इस करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ये करंट अगर मान लो आपकी अनबैलेंस हुई, तो इस करंट को मैं क्या लिखता हूं आपका? आई ए नॉट प्लस आई ए वन प्लस आपका आई ए टू। हाँ या ना? हाँ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी? अगर बात करूं मैं किसकी, यहाँ पे आई सी करंट, ये जो आई सी करंट है इसको मैं कैसे लिखता हूं आपका? आई सी नॉट प्लस आई सी वन प्लस आई सी टू। तो यहां पे समझना कि जो आई एल ए करंट है वो कितनी हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले पुट करके देखूं, आई एल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई ए माइनस आई सी। तो अगर वैल्यू पुट करता हूं तो आई ए की वैल्यू कितनी है? पुट कर दो यहाँ पे, आई ए नॉट प्लस आई ए वन प्लस आई ए टू माइनस आई सी की वैल्यू कितनी है? आई सी नॉट प्लस आई सी वन प्लस आई सी टू। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बार बार बोलते जा रहा हूँ कि सर आई ए नॉट और आई बी नॉट और आई सी नॉट बराबर होते हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आई एल ए करंट कितना होगा? आई ए वन माइनस आई सी वन प्लस आई ए टू माइनस आई सी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग में एक चीज ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारी थर्ड हार्मोनिक करंट, मतलब कि जो आई ए नॉट करंट है वो फेज में तो प्रेजेंट है, वो फेज में तो प्रेजेंट है लेकिन लाइन में अब्सेंट। ये हमने अल्टरनेटर में बार बार बोलते थे ना कि सब थर्ड हार्मोनिक करंट अल्टरनेटर में कहां पे रहती है, किसमें प्रेजेंट रहती है, किसमें अब्सेंट है। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? कि जो आई ए नॉट करंट है वो आपके फेज में तो प्रेजेंट है, बट उसका इफेक्ट क्या लाइन तक पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच रहा, क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग जीरो सीक्वेंस करंट के लिए एक क्लोज लूप प्रोवाइड कर रहा है। ये आई ए नॉट करंट यहां पे आपस में सर्कुलेट हो रही है। इसीलिए हम बोलते थे कि हमारे ट्रांसफॉर्मर, जब हम लोग थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ते थे तो मैं बोलता था कि अगर हमारा जो वहां पे हमारा क्या कहते हैं जो साइनोसॉइडल ईएमएफ है वो डिपेंड करता है कि क्या आपकी स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में न्यूट्रल ग्राउंडेड है कि नहीं ग्राउंडेड है। अगर ग्राउंडेड तो आपका ईएमएफ साइनोसॉइडल होगा। लेकिन अगर आपका डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग आपका फेसेस के लिए क्लोज लूप प्रोवाइड करता है, मतलब जो आपके वहां पे जीरो सीक्वेंस करंट है उसके लिए क्लोज लूप प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ईएमएफ साइनसॉइडल हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर लेगा वहां पे क्या, और उसका इफेक्ट लाइन पे होगा भी नहीं, सिर्फ फेस में होगा, लाइन में उसका इफेक्ट हमको देखने को मिल ही नहीं रहा है। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया क्या? फिर मैं फिर से साइड में हो जाऊंगा यार, मैं बार बार साइड में होना भूल जाता हूं, आप लोग बोल दिया करो, ठीक है ना? तो यहां से हमने क्या बोला कि हमारी जीरो सीक्वेंस करंट है वो हमारे फेस में तो प्रेजेंट है बट वो लाइन में अब्सेंट है, ठीक है? ठीक है, चलिए। चीजें आपस में लिंक करोगे ना तो क्या होगा? आपको चीजें कम याद करनी पड़ेंगी, है ना? अगर चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी ना तो वो क्या कहते हैं, आपको ज्यादा कैरी नहीं करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, देखो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं मैं। आप लोग जैसे कभी किचन में हॉस्टल में रहे होगे तो कभी रोटी बनाए कि नहीं बनाए हो? हैं? रोटी बनाए कि नहीं बनाए हो? बनाए हो ना? तो रोटी बनाए के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कुछ क्या बोलते हैं पतीला लेते हैं यहाँ पे, ठीक है?
इसमें हम लोग आटा डाल देते हैं साथ। ठीक है, ये हमने आटा डाल दिया, मतलब सारी चीजें एक एक पार्टिकल अलग अलग है ना, एक एक पार्टिकल तो बहुत अलग अलग है पाउडर फॉर्म में। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपस में मिक्स करते जाओ, एक गुत्था बन जाएगा, उसको बहुत बड़े आसानी से कैरी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि पूरा एक इतना पूरा आटा आपको लेके कैरी करना है, तो कैरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एग्जाम में कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाए। अगर आप चाहते हो कि कोई पॉइंट मिस ना हो, तो आप उनको जितना ज्यादा आपस में इंटरलेट कर लोगे, उतना आसान आपके लिए हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। और ये चीज तो आपको समझनी होगी कि हमको वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करने हैं जहां पे लोग कम फोकस करते हैं। उन चीजों पे तो हमको फोकस उन चीजों पे हम फोकस करते ही हैं जहां पे बाकी लोग फोकस कर। आपको क्या लगता है कि आप ये पढ़ के चले जाओ कि पीएमएमसी डीसी में काम करता है, एसी में काम नहीं करता, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर आप सिर्फ इतनी छोटी चीज पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या होगा कि आप 3 से 4 नंबर से बीच में अटक जाओगे। आपको उन टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा जहां पे बाकी लोग मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। एग्जाम इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग बेटर देन अदर्स। आपको दूसरों से अच्छा परफॉर्म करना है। आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करना, अच्छा परफॉर्म करने से कहीं सोच नहीं होगा, है ना। आपको लगता है कि आपका अच्छा परफॉर्म करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। आपको दूसरों से अच्छा परफॉर्म करना है, तभी आपको सिलेक्शन करना हो पाएगा। ज्यादा पानी डालने पर गीला हो जाता है, तो ज्यादा पानी मत डालिएगा, लेकिन आपको, हाँ ये बात भी है, ज्यादा पानी मत डालिएगा। आपको इतना पानी डालना है कि चीजें आपस में इंटरलेट हो जाए। इतना भी पानी पानी नहीं डालना है कि आप लोग एग्जाम क्रैक करने से नॉलेज की तरफ बढ़ जाओ, है ना। अपन को ऐसे पढ़ाई करनी है कि नॉलेज मिले, लेकिन उसका पर्पस क्या है? सिलेक्शन। हमको ऐसा नहीं पढ़ाई करना है कि हम लोग सिलेक्शन से दूर हो गए, सर अब तो बस मजा आ रहा पढ़ने में, ऐसा नहीं, है ना। ऐसा हमको पढ़ाई नहीं करना है। कहीं पे एक पॉइंट आया था ना यहाँ पे, तो मैंने उसका डायरेक्शन स्किप किया था, ये यहाँ पे जो आप पूछे 3 ZN क्यों आया सर, तो उसका डायरेक्शन नहीं स्किप किया था, क्योंकि वो नॉलेज मुझे नहीं लेके जाना, मुझे कहाँ पे लेके जाना है आपको? सिलेक्शन के पास। ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका क्या, इसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, जीरो सीक्वेंस करंट विल फ्लो इन डेल्टा कनेक्शन, लिखिएगा एक पॉइंट यहाँ पे, इन डेल्टा कनेक्शन इन डेल्टा कनेक्शन जीरो सीक्वेंस करंट will be present in phases but will absent in but will absent in line। रही बात इसका, हमको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट हमको बनाना है। तो एक बात ध्यान देना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई भी चेंजेस नहीं थे। जो हमने स्टार के लिए बनाए वही सेम चीज हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। तो मैं बना देता हूँ फिर से यहाँ पे, किसके लिए? पहले पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क सेम है ना, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। और यहाँ पे बना देता हूँ मैं नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, दोनों बना देता हूँ। ये आप यहाँ बना रहे हो निगेटिव सीक्वेंस, कैसा बनेगा सभी लोग फटाक से देखना, बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z1 करंट है आपका IA1, यहाँ का वोल्टेज आपका VA1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -IA1 Z1। ठीक है, सिमिलरली आप नेगेटिव सीक्वेंस बना लोगे, सेम टू सेम बनेगा। ये आपका हो जाएगा Z2, ये हो जाएगा आपका IA2, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस VA2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -IA2 Z। फिर हम बात करें किसके बारे में? जीरो सीक्वेंस के बारे में। ये थोड़ा सा चेंज रहेगा, इसको कैसा बनाया जाए
जिससे हमको ये चीज फील कर पाए कि हाँ भाई, हमारी जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो फेस में तो है बट डेल्टा में नहीं है। हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाएंगे देखना है इसका, वैसा बनेगा। दिस इज योर जेड नॉट, दिस इज योर जेड नॉट। यहाँ पे आपका करंट है कौन सी है, आई ए नॉट। बट आई ए नॉट करंट आपके लाइन तक गई है क्या, नहीं गई, प्लस माइनस। यहाँ पे आपके पास क्या है, ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग। ठीक, बोलो। ठीक है, चलो। तो आज की जो कहानी है इसको हम लोग यहीं पे, अच्छा साइड में हो जाओ, मैं थोड़ा छोटा ही हो जाता हूँ मैं। तो चलो आज की जो कहानी है ना, पावर सिस्टम की जो कहानी है, इसको हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और कल का टास्क बता दो, कल हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो कल हम क्या करेंगे कि हम लोग अल्टरनेटर लेंगे। ठीक है, और अल्टरनेटर का हम सीक्वेंस बनाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो सीक्वेंस। फिर अल्टरनेटर के बाद हम क्या करेंगे, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर लेंगे। और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का हम लोग क्या करेंगे, हाँ डेली टाइमिंग ये रहती है 10 AM। 10 AM पे क्लास स्टार्ट होती है पावर सिस्टम की। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे ट्रांसमिशन लाइन। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका फॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो अल्टरनेटर बचा हुआ है, फिर अल्टरनेटर के बाद आपका ट्रांसमिशन लाइन है, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है। इतना करने के बाद हम लोग फॉल्ट एनालिसिस में जंप करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।